हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल की हिंदी साहित्य इतिहास के 20 प्रश्नों वाली श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता ही है 20 प्रश्न हैं। कितने आपके सही होते हैं, कितने आपके गलत होते हैं, तो कमेंट में लिख कर के बताना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। और यदि आप चैनल पे दोस्तों नए हैं, आपको यदि लगता है सब्सक्राइब करने का आपका मन करता है, दिल करता है, तो कर लेना। तो चलिए, आपको पहला इसका जो प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग यानी कि समय हैं? 30, 36, 47, 69। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो में जो खंड मिलते हैं, जो भाग मिलते हैं, उनको हम समय कहते हैं। ठीक है। सूर सागर के जो खंड हैं उनको हम स्कंद कहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें जो बृहद संस्करण है उसमें आपके 69 खंड हैं, वो समय मिलते हैं। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो के खंडों को क्या नाम दिया गया है? स्कंद है, पर्व है, समय है या सर्ग है? ठीक है, तो समय नाम दिया गया है। आगे चलते हैं। पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा और धनपाल। तो पाहुड़ दोहा के जो रचयिता माने जाते हैं वो आपके दोस्तों राम सिंह माने, मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा के रचयिता माने जाते हैं। अगली आपका क्वेश्चन है, कौन सी रचना शालिभद्र शूरी की नहीं है? बुद्धि रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास और चंदनवाला रास। तो इसमें दोस्तों आपकी जो चंदनवाला रास है वो आपके कवि आशुगु की रचना है। ठीक है, कवि आशुगु की रचना है आपके चंदनवाला रास। आगे चलते हैं। खुमाड़ रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय और ग्वालियर संग्रहालय। तो खुमाड़ रासो आपके दलपति विजय की रचना है, जिसकी जो प्रमाणिक प्रति है, मूल प्रति है, वो आपके पुणे संग्रहालय में संग्रहित की गई है। अगला आपका दोस्तों प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? आचार्य शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कवि राजा श्यामल दास। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो आपके पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के दोस्तों प्रमाणिकता को लेकर के सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है आदिकाल के ग्रंथों में, या फिर वीरगाथा काल के जो भी 12 ग्रंथ हैं उनमें से प्रमाणिकता को सबसे बड़ा विवाद का जो विषय है वो पृथ्वीराज रासो ही है। उसमें एक तो इसे प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं, एक उसे अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं और एक उसे अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। और इस ग्रंथ को जाली कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन हैं? शालिभद्र शूरी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जिनदत्त सूरी, अमीर खुसरो। यदि कोई भी किसी भी क्वेश्चन से संबंधित यदि आपकी कोई समस्या हो दोस्तों तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। टीचर से ही हम सब एक साथी हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। टीचर से ही किसी स्टूडेंट को सीखने का मौका नहीं मिलता है, बल्कि कई बार जो हमसे सीख रहे हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो इसके जो हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे आपके जिनदत्त शूरी। तो ये आपकी रास यानी कि रास, चरित, फागु, चरचरी आदि आपकी रास यानी कि जैन साहित्य की रचनाएं हैं। तो उपदेश रसायन रास है वो आपके जिनदत्त सूरी की रचना है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता माने जाते हैं हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी और धनपाल।
तो अपभ्रंश दोस्तों व्याकरण के रचयिता है जो है आपके शब्दानुशासन, तो हेमचंद्र उसके रचयिता माने जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा और रामकुमार वर्मा। लगभग दोस्तों आपकी 18 से 20 के लगभग में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। बहुत ही सरल यहाँ पर क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। यदि कम भी होते हैं तो दोस्तों आपको उन पर ध्यान देना है कि कम हमारे क्यों हुए हैं, ना कि यूँ कि हमें याद नहीं होता कम हमारे, ये दोस्तों कोई भी बहाने नहीं होते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद की संज्ञा देते हैं। अगला आपका प्रश्न है, पुरुष कहाड़ी हों कहो जसु पत्थावे पुन्नु किस कवि की उक्ति है? विद्यापति की, नरपति नाहले की, चंद्रवरदाई की और जगनिक की। तो ये दोस्तों आपकी जो विद्यापति हैं उनकी आपकी उक्ति मानी जाती है। अगला आपका प्रश्न है, हिंदी में नक्शिक परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है? चर्यापद, संदेश राशक, राउलवेल और भविष्यत कथा। तो जो नक्शिक परंपरा का दोस्तों आरंभ है वो आपके राउलवेल से माना जाता है, जो कि आपकी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्रथम शिलांकित रचना मानी जाती है। बहुत कठिन डगर है पनघट की, बहुत कठिन डगर है पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं माधव से मटकी, पनियां भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं मीराबाई, भारतेंदु, खुसरो, रसखान। तो इस काव्य पंक्ति के आपके रचयिता हो जाएंगे आपके खुसरो। ठीक है, जिहाले मिस्किन तुगुन तगाफल, तो ये वाली जो पंक्ति हैं इनकी पहेलियाँ प्रसिद्ध हैं, दो शकुनी प्रसिद्ध हैं, मुकरियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार, दोहा और पाहुन। बताइए दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। तो पाहुड़ दोहा है, उसका दोस्तों अर्थ है आपका दोहों का उपहार। किसी भी दोस्तों आप जिस भी विषय से प्रेम करते हैं, जिस भी काम को करते हैं, उस काम को इतनी शिद्दत से कीजिए। मैं दोस्तों इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, यदि आप हिंदी को दोस्तों समय देंगे, हिंदी पे यदि आप मेहनत करेंगे प्रेम के साथ में, रुचि के साथ में, तो एक दिन दोस्तों हिंदी आपका है वो प्रतिफल इसका बहुत ज़्यादा है वो आपको दे देगी। हिंदी को यदि आप समय देते हैं तो हिंदी एक दिन आपका समय बना देगी दोस्तों। ठीक है, कोई भी दोस्तों हमारी जो चीज़ है उसको अपने पास नहीं रख पाता है। हम जिस किसी को देते हैं वो हमें दोस्तों बिल्कुल वापस मिलता है और दुगने के साथ मिलता है, चाहे हम किसी को अच्छी चीज़ दें, चाहे हम किसी को बुरी चीज़ दें। तो आप जिस भी विषय से हों, जिस भी विषय को प्यार करते हैं उसे दोस्तों इतनी शिद्दत के साथ में पढ़िए। ठीक है, यदि आप वास्तविकता में उस लाइन में आगे जाना चाहते हैं और यदि आपका दोस्तों नौकरी लगना ही उद्देश्य है तो फिर आपकी मर्जी है दोस्तों। कौवा तरोवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठा काल, पंक्ति के लेखक हैं लुइपा, सरहपा, कंढप्पा, विरुप्पा। कि कौवा तरोवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठा काल, इस पंक्ति के आपके लेखक हो जाएंगे दोस्तों लुइपा। ठीक है, तो लुइपा हैं वो दोस्तों सिद्धों में सबसे इनका ऊंचा स्थान था, 84 सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान था और सरपा के बाद के कवि माने जाते हैं। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने लुइपा का जो स्थान है वो पहले नंबर से इनकी गणना की है, प्रथम स्थान पर लुइपा को माना है, सरहपा को 6वें स्थान पर माना है। अपभ्रंश भाषा में दब्ब साहब पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन हैं? लक्ष्मीधर, हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी और देवसेन। तो इसके रचयिता हो जाएंगे दोस्तों आपके देवसेन। तो देवसेन की एक कृति है 933 ईस्वी में मिलती है, श्रावकाचार, जो कि हिंदी की प्रथम कृति मानी जाती है, जिसमें 250 दोहों में गृहस्थ धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। ठीक है, लघु नय चक्र,
दर्शनसार, दब्बसया प्रकाश आदि देवसेन की कृतियाँ मानी जाती हैं। गारसदा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रसायन से, रासक से, राजसूय से और रास से। तो दोस्तों जब हम रासो साहित्य पढ़ते हैं तब हम रासो शब्द की व्युत्पत्ति में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत हैं, कौन से शब्द से उन्होंने उत्पत्ति मानी है, ये भी हम पढ़ते हैं। तो गारसदा तासी है वो सबसे पहले दोस्तों आपके राजसूय शब्द से है वो उत्पत्ति मानते हैं। और जो आचार्य शुक्ल हैं वो आपके रसायन शब्द से उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, रासक शब्द से आपकी सर्वाधिक प्रमाणिक मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और जो रास शब्द से है वो आपके दशरथ ओझा हैं, वो आपके रास शब्द से उत्पत्ति मानते हैं। जो दशरथ शर्मा है दोस्तों, दशरथ शर्मा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नाथ योगी स्त्री मुँह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया था? मछेंद्र नाथ, गोपीचंद नाथ, चौरंगी नाथ और चुनकर नाथ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके मच्छंदर नाथ। जाग मच्छंदर गोरख आयो, ये उक्ति प्रसिद्ध है गोरखनाथ के बारे में। मच्छिंद्र नाथ का इन्होंने एक बार क्या है कि ये कहीं पर जा रहे थे तो स्त्री के रूप मोह पास में बंध करके वहीं पर लिप्त हो गए थे विषय वासना में। ठीक है, तब इनके शिष्य थे गोरखनाथ, उन्होंने इन्हें समझाया था, ठीक है, जागृत किया था। अगला इनका प्रश्न है, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह। तो दोस्तों ये आपका उत्तर मिल जाएगा इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि जो नाथ हैं दोस्तों वो स्त्री से बहुत ही ज़्यादा घृणा करते हैं। स्त्री को दोस्तों बहुत ही वो अनादर की दृष्टि से देखते हैं। गृहस्थ को वो सही में नहीं मानते, जबकि जो सिद्ध हैं वो स्त्री को एक शादी को तो वो नहीं मानते थे लेकिन स्त्री को जरूर आवश्यक मानते थे। ठीक है, तो उनमें है वो राग और विराग की अवधारणा देखने को मिलती है। लेकिन जो नाथ साहित्य है वो स्त्री का दोस्तों अनादर करता है, गृहस्थ से इसका विमोह है दिखाई देता है। तो ये उक्ति है वो आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पीयू चित्तौड़ना आवहु, सावण पहली तीज और जौबे बाट ब्रहणी, खिण खिण अड़वे तीज किस ग्रंथ से संबंधित है? पद्मावत, पीसल देव रासो, चंदन वाला रास और खुमाड़ रासो। तो ये दोस्तों पंक्ति है वो आपके खुमाड़ रासों से संबंधित है। अगला है, पृथ्वीराज रासों की कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? 2, 4, 5, 6। तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों बहुत ही बड़ी रचना है, इसके 4 संस्करण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, बृहत संस्करण और मध्यम संस्करण, लघु संस्करण और लघुत्तम संस्करण। तो ये आपके होते हैं दोस्तों 4 संस्करण प्राप्त हैं। और जो चौथा संस्करण है वो ही सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। वीसल देव रासो का 12 मासा गृह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? आषाढ़ से, श्रावण से, वैशाख से, कार्तिक से। तो दोस्तों 12 मासा के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि हिंदी में सबसे पहले 12 मासा किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो बीसलदेव रासो है, नरपति नाल्यकृत। इसमें जो बीसलदेव रासो है 12 मासा मिलता है। ठीक है, बीसलदेव रासो की जो नायिका हैं वो आपकी राजमती हैं। ठीक है, तो इसमें कार्तिक मास से इसकी शुरुआत होती है। 12 मासा यानी कि 12 महीनों का वर्णन है, तो जिसमें कार्तिक मास से। जबकि जो पद्मावत है जायसी द्वारा, उसमें जो 12 मासा है, नागवती का जो ब्रह वर्णन वियोग आता है, तो उसमें जो 12 मासा की शुरुआत होती है वो आपकी होती है दोस्तों आषाढ़ माह से। ठीक है, तो ये आपको दोनों का अंतर है वो मिलना याद होना चाहिए कि चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा,
तो यहाँ पर आषाढ़ शब्द से है वो पद्मावत में होती है, और कार्तिक से दोस्तों होती है आपके, ये आरपीएससी शायद फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, तो कार्तिक से होती है आपके बीसलदेव रासों के 12 मासा की शुरुआत। तो ये थे दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन, इनमें से आपके कितने सही हुए हैं वो आप दोस्तों आपको सही पर ध्यान रखना है और उसको लगातार मेहनत के माध्यम से उसको बढ़ाना जाना है। कई दोस्तों का सवाल है, कमेंट में आते हैं कि भाई सर हमें याद नहीं होते हैं या हमारे पास समय नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, और मैं सीधी सीधी बात कहने का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हिमायती हूँ, पक्षधर हूँ, कि इस समय मैं आपकी सारी परिस्थिति समझ रहा हूँ, ठीक है, और आप नहीं जानते कि मैं किन परिस्थितियों में आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, और बिना किसी दोस्तों स्वार्थ के आपसे मैं एक बात कहता हूँ, आप उसको भी दोस्तों हैं वो कान के ऊपर नहीं धरते हैं। तो इन परिस्थितियों का दोस्तों बहाना बनाना छोड़िए, क्योंकि यदि इस समय पर भी जो हमारे लिए इतना मूल्यवान समय है, इस समय पर भी यदि हमने परिस्थितियों का बहाना बनाया तो कभी भी ज़िंदगी में हम नौकरी लग भी गए दोस्तों भगवान की कृपा से, तो फिर उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, उससे कुछ दोस्तों होने वाला नहीं है। जो आदमी यदि इन परिस्थितियों में बहाना है तो वो नौकरी लगने के बाद भी दोस्तों कोई काम करने के लिए बहाना ही बनाएगा, ठीक है। और याद नहीं होता है दोस्तों, तो यदि एक बार आपने याद करके छोड़ दिया और आप चाहें कि आप 2-4 साल तक उसको याद रख सकें, तो ऐसा तो कोई विद्वान ना तो मैं हूँ और ना ही मैंने आज तक दोस्तों किसी को देखा है। तो स्वामी विवेकानंद वाली जो हठधर्मिता है, ठीक है, उनके जो उपदेश हैं उनको आप छोड़िए, ठीक है। ज़माना आज के हिसाब से है, तो आज के लोगों को देखिए, सारों की कहानी आपके साथ है, लेकिन कोई एक बार पढ़कर छोड़ देता है, निराश हो जाता है, और कोई दोस्तों बार बार रसरी आवत जात है और सिल पर परत निशान, ये चीज़ें वैसे ही नहीं है दोस्तों। इतने सारे तथ्य हैं वो वैसे ही याद नहीं हो जाते हैं, उनको याद करना पड़ता है और उनको याद रखना पड़ता है, ठीक है। जिस प्रकार शरीर जिम में जाने से शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत होती हैं, उसी प्रकार बार बार मेहनत, और वो ज़्यादा बोझ उठा पाता है शरीर पहले की बजाय। एक महीने आप जिम जाइए लगातार, तो जो पहले 50 किलो उठा पा रहा था अब वो 80 किलो उठा पाएगा। तो इसी प्रकार यदि आप एक महीने तक यदि आप लगातार चीज़ों को याद करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले जो मन है, माइंड है, जो दिमाग है, जो स्मृति है, वो 50 शब्दों को याद कर पा रही थी, अब वो 150 शब्दों को याद करने में सक्षम हो जाएगी। तो प्रत्येक चीज़ दोस्तों वही है, बाह्य है वो आंतरिक है, और आंतरिक है उसी का जो प्रकाश है वो बाहर दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो मैं आपसे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप इन चीज़ों को जब तक आप बहाने मारते रहेंगे तब तक दोस्तों आपको याद नहीं होगा। तो लगातार आप के तो क्वेश्चन है, या तो पन्ना है दोस्तों एक, या तो कोई भी टॉपिक है, या फिर आप हैं, जब तक याद नहीं हो जाए दोस्तों तब तक याद मारिए, रट्टा मारिए, समझिए, क्वेश्चन हल कीजिए। आपके लिए इतनी सारी कर रहा हूँ कि दोस्तों एक टॉपिक पढ़ाता हूँ फिर आपके लिए क्वेश्चन ले आता हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन करिए तो सही, मैं तो 10 वीडियो भी एक साथ डाल सकता हूँ दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों मेरे सामने मैं आपको ऐसी कोई याद करने का ट्रिक नहीं है, कोई भी ऐसा मूल मंत्र नहीं है, कोई भी ऐसा चूरन नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको दोस्तों बता सकता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। यदि आपको चैनल दोस्तों अच्छा लगता है, आपको मेरी मेहनत है वो अच्छी लग रही है, सकारात्मक लग रही है आपकी भविष्य की दिशा में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वरना ज़बरदस्ती तो दोस्तों किसी से नहीं हो सकती है, छोटा चैनल है, आपके सहयोग की दोस्तों अपेक्षा करता हूँ। तो आपसे मिलता हूँ चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।